नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट भारत का पहला इंडिजिनस एरो इंजन प्रोग्राम को लेके। हालांकि इनिशियली इसकी डेवलपमेंट में हमें इतना सफलता नहीं मिला था और जिस वजह से हम कावेरी इंजन को बना रहे थे वो हम हासिल नहीं कर पाए थे। लेकिन वक्त बीतने के साथ साथ कावेरी इंजन प्रोग्राम अपनी हर एक फेल्यूर के ऊपर कदम रखते हुए आगे बढ़ रहा था और भले ही इसकी आफ्टर बर्निंग वेरिएंट का डेवलपमेंट सफल नहीं हुआ था, लेकिन इसको बेस करके एक ड्राई वेरिएंट को बनाने की कोशिश किया जा रहा था, जिसे हम आगे चल के हमारी घातक यूसीवी में इस्तेमाल करने वाले थे। और फाइनली रिसेंटली जब इसको रशिया में टेस्ट किया गया था तो इसकी परफॉर्मेंस को पहले तय किए परफॉर्मेंस के मुकाबले काफ़ी बेहतर पाया गया था, जिस वजह से अभी इसकी लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन को भी स्टार्ट करने का प्लान किया गया। और अभी गोदरेज एरोस्पेस को इसके इनिशियल 8 यूनिट को बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट को दिया गया। अभी बताया जा रहा है कि जब गोदरेज एरोस्पेस की तरफ से इन एलएसपी यूनिट को बनाना स्टार्ट किया जाएगा तो इसी बीच डीआरडीओ की तरफ से भी इन इंजन्स में कुछ लास्ट मोमेंट फाइन ट्यून एडजस्टमेंट को किया जाने वाला है, जिसके बाद इसको फेज 2 डेवलपमेंट के लिए शिफ्ट कर दिया जाएगा, जिसमें ड्राई कावेरी इंजन के अलावा इसकी एक फर्दर डेवलपमेंट को भी जारी रखा जाएगा, जिसमें इसकी आफ्टर बर्निंग सेक्शन को बाद में इसमें ऐड करने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि रिसेंटली ये देखा गया था कि पिछले कुछ सालों में ड्राई कावेरी इंजन की कोर सेक्शन में जो मॉडिफिकेशन किया गया था उस वजह से ये पहले के कावेरी इंजन के प्रोटोटाइप के मुकाबले काफी स्टेबल हो चुका है, साथ ही बेहतर थ्रस्ट को भी प्रोड्यूस कर रहा है, जिस वजह से अब इन 8 प्रोटोटाइप में से लगभग 4 इंजन्स को फर्दर टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और बाकी बचे इंजन्स को घातक यूसीवी की प्रोटोटाइप में इस्तेमाल किया जाने वाला है। और इसी बीच जीटीआरई की तरफ से ड्राई कावेरी इंजन को एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल करने के लिए इसकी फ्लाइट सर्टिफिकेशन को हासिल करने की कोशिश किया जा रहा है, क्योंकि 2024 से इसको घातक यूसीवी में इंटीग्रेट करके टेस्ट करने का प्लान किया जा रहा है। अगला अपडेट ब्रह्मोस मिसाइल को लेके। अभी तक भारत के पास जितने भी क्रूज मिसाइल मौजूद है उन सभी में ब्रह्मोस मिसाइल को सबसे खतरनाक और सबसे घातक मिसाइल कहा जा सकता है। और हमारी राइवल्स की बात करें तो उनके खिलाफ ये मिसाइल भारत के लिए एक बहुत ही खतरनाक हथियार साबित होने वाला है। अब नॉर्मली जब ब्रह्मोस मिसाइल को ईयरली 2000 के आसपास डेवलप करना स्टार्ट किया गया था तो इसकी रेंज 290 किलोमीटर के आसपास होने वाली थी और साथ ही इसका स्पीड मार्क 2.9 तक सीमित रखा गया था। लेकिन इसके बावजूद भी ब्रह्मोस मिसाइल को इंटरसेप्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल बताया जाता है, क्योंकि ब्रह्मोस एक फायर एंड फॉरगेट टाइप का मिसाइल है और इसमें सी स्किमिंग कैपेबिलिटी मौजूद है, जिस वजह से ये होराइजन तक पहुंचने से पहले दुश्मन की रडार इसको डिटेक्ट नहीं कर सकते। इसके अलावा ये टॉप अटैक भी कर सकता है और अचानक से हाइट गेन करके वर्टिकल डाइव करके स्ट्राइक कर सकता है और इस वजह से इसको इंटरसेप्ट करना बहुत ही मुश्किल बताया जाता है। और ऊपर से पूरी पाथ में सुपरसोनिक स्पीड को मेंटेन करता रहता है, जिस वजह से किसी भी इंटरसेप्टर मिसाइल को इसको इंटरसेप्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अभी तक ऐसी कोई मिसाइल नहीं बना था जो कि पूरी रास्ते सुपरसोनिक स्पीड को मेंटेन कर पाएगा। लेकिन वक्त के साथ साथ अभी इंटरसेप्टर मिसाइल की टेक्नोलॉजी बेहतर होता जा रहा है और दुश्मन देशों की तरफ से बेहतर रडार और एयर डिफेंस सिस्टम को भी डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है। तो इसी वजह से भारत की तरफ से ब्रह्मोस मिसाइल को भी वक्त के साथ अपडेट करने की कोशिश किया जा रहा है। आप सभी जानते हैं कि 2010 में भारत के पास जो ब्रह्मोस मिसाइल मौजूद थे उनके मुकाबले 2020 में भारत के पास जो ब्रह्मोस मिसाइल मौजूद हैं वो काफ़ी अलग है। इनकी रेंज भी अभी 450 किलोमीटर के आसपास इंक्रीज किया जा चुका है और आगे चल के इसकी रेंज को 700 से 800 किलोमीटर तक इंक्रीज करने की कोशिश किया जा रहा है। लेकिन रेंज के साथ साथ अभी ब्रह्मोस एरोस्पेस की तरफ से ब्रह्मोस मिसाइल की एग्जिस्टिंग वेरिएंट की स्पीड को भी इंक्रीज करने का प्लान किया जा रहा है, जिसमें ब्रह्मोस मिसाइल नियरली हाइपरसोनिक स्पीड में ट्रेवल कर पाएगा। अभी इसकी मैक्सिमम स्पीड की बात करें तो मार्क 3 तक है, लेकिन अभी सेम मिसाइल की स्पीड को मार्क 5 तक इंक्रीज करने की कोशिश किया जा रहा है। इसके लिए अभी पहले के मुकाबले मिसाइल को लाइटर बनाया जा रहा है और इसी वजह से मिसाइल की रेंज भी यहाँ पे बेहतर होने वाला है। ब्रह्मोस एरोस्पेस की तरफ से अभी एग्जिस्टिंग ब्रह्मोस मिसाइल को अपग्रेड करने के बाद भी हाइपरसोनिक मिसाइल तो नहीं कहा जा रहा, लेकिन इनको नियर हाइपरसोनिक मिसाइल कहा जा सकता है, क्योंकि ऑलमोस्ट हाई सुपरसोनिक और लो हाइपरसोनिक स्पीड की बीच की रफ्तार को हासिल करने वाले हैं, जिसमें अभी ब्रह्मोस मिसाइल को इंटरसेप्ट कर पाना और भी ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से। और अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अपनी वेस्टर्न और नॉर्दर्न फ्रंट में एक बहुत ही बड़ी एरियल एक्सरसाइज को करने की अनाउंसमेंट किया गया। इसको अभी 6 मई 2023 से कंडक्ट करना स्टार्ट किया जाएगा और इसे लगातार करीब 2 हफ्ते तक कंडक्ट किया जाएगा। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से दिए गए डाटा के मुताबिक ये एक प्रॉपर ऑफेंसिव एक्सरसाइज होने वाली है और इसको पंजाब, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश रीजन में कंडक्ट किया जाएगा।
इंडियन एयरफोर्स के मुताबिक इस एक्सरसाइज को अभी करने के पीछे जो मेन कारण है वो हमारी एग्जिस्टिंग कैपेबिलिटीज को टेस्ट करना है। और रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स में जो नए एयरक्राफ्ट शामिल हुए थे और जो नए वेपन शामिल हुए थे उनके साथ इंडियन एयरफोर्स की तरफ से लाइव बैटल एक्सरसाइज को करने का प्लान किया जा रहा है। साथ ही नए हथियार और नए फाइटर जेट्स को अपनी सर्विस में इंडक्ट करने के बाद हमारी एयरफोर्स की जो फाइट करने का स्ट्रेटेजी था वो भी काफी हद तक चेंज हो चुका है। तो उन सभी को अभी हमारी सभी एग्जिस्टिंग दुश्मन देशों के खिलाफ एक सिमुलेटेड एक्सरसाइज में टेस्ट करने की प्लानिंग की गई है। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स की तरफ से भी अपनी लॉन्ग रेंज प्रिसिशन स्ट्राइक वेपन्स को यानी कि स्कैल्प और हैमर जैसे मिसाइल को भी टेस्ट करने की बात किया जा रहा है। और रफाल के पायलट्स को यहाँ पे हाई एल्टीट्यूड रीजन में हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर के साथ भी फैमिलियर कराने की बात की जा रही है। इसके अलावा भी ऑफेंसिव फॉर्मेशन में इंडियन एयरफोर्स की रफाल और इनकी मेच्योर मिसाइल की वीवीआर कैपेबिलिटीज को भी काफी हद तक चेक किया जाने वाला है, जो कि वर्तमान इंडियन एयरफोर्स की वीवीआर कॉम्बैट की सबसे ताकतवर हथियार होने वाले हैं, जिसका जवाब पाकिस्तान और चाइना दोनों के पास मौजूद नहीं है। लेकिन फिलहाल चाइना की PL-15 मिसाइल हमारे लिए थोड़े चैलेंजेस को क्रिएट कर सकता है और उन सभी चीज को ध्यान में रखकर अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एरियल एक्सरसाइज को करने की प्लानिंग की गई है। अगला अपडेट प्रोजेक्ट वेदर की तरफ से। इनिशियली प्रोजेक्ट वेदर को DRDO की तरफ से डेवलप किए जा रहे कोई मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम समझा गया था, लेकिन बाद में पता चला कि दरअसल ये कोई मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम नहीं था, बल्कि ये DRDO की खुद की पर्सनल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होने वाला था। पिछले साल इसको लेकर DRDO की तरफ से बताया गया था कि जल्दी से ही DRDO की तरफ से इसकी पहली प्रोटोटाइप को बनाया जाएगा। और अभी सुनने को मिल रहा है कि प्रोजेक्ट वेदर या वेदर लॉन्च व्हीकल अभी अपनी पहली ट्रायल के लिए तैयार हो चुका है और जल्दी इसकी ट्रायल को यहाँ पे करने की प्लानिंग किया जा रहा है। इसको इतनी जल्दी तैयार करने के पीछे सबसे बड़ा कारण है कि इसको बनाने में जो बूस्टर सेक्शन का इस्तेमाल किया जा रहा है उसको K4 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल से डिराइव किया गया और इसकी फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज की बूस्टर्स को डायरेक्टली K4 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल से डिराइव किया गया था। अब इसे डेवलप करने के पीछे DRDO का एग्जैक्टली क्या उद्देश्य ये तो कोई नहीं बता सकता है, लेकिन पब्लिक को दिए गए डाटा के मुताबिक इसे DRDO अपने एक इंडिपेंडेंट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की तरह इस्तेमाल करने वाला है, जिससे आगे चल के हमको इसरो के ऊपर सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए डिपेंडेंट होना नहीं पड़ेगा। अब नॉर्मली जब भी किसी सैटेलाइट को हमको लॉन्च करना पड़ता है तो सबसे पहले ये देखना पड़ता है कि इसरो कब अपनी PSLV या GSLV की मदद से कोई लॉन्च करने वाला है। और जिस तरीके से हम किसी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए फ्लाइट की टिकट बुक करते हैं, ट्रेन की टिकट बुक करते हैं, ठीक वैसे ही इसरो की लॉन्च व्हीकल को ही बुक किया था। लेकिन प्रॉब्लम ये कि सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की लॉन्चिंग कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होता है, जिस वजह से अगर इसरो 1 या 2 सैटेलाइट के साथ इसको लॉन्च करता है तो काफ़ी सारा नुकसान का सामना हमको करना पड़ेगा। और इसरो की किसी भी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को 1 हफ्ते के अंदर ही बनाया नहीं जा सकता और इसको बनाने में काफ़ी समय लगता है। हालांकि SSLV को जल्दी बनाया जा सकता है, लेकिन वो एक अलग ही टॉपिक है। अब DRDO की प्रोजेक्ट वेदर की बात करें तो इसे खास करके डिफेंस सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए तैयार किया गया। यानी कि अगर दुश्मन की तरफ से हमारी कोई सैटेलाइट्स को नाकाम करने की कोशिश किया जाता है तो हम तुरंत ही एक और सैटेलाइट को वहां पे लॉन्च कर सकते हैं। और अभी ये भी सुनने को मिल रहा है कि इसमें किलर नैनो सैटेलाइट्स को भी लॉन्च करने की प्लानिंग किया जा रहा है, जो कि स्पेस में जाने के बाद दुश्मन की सैटेलाइट्स पर हमला कर सकते हैं। ये एक मोबाइल सिस्टम होने वाला है, जिस वजह से इसको इजीली कहीं पर भी हम लोग ले जा सकते हैं और कहीं से भी इसको लॉन्च कर सकते हैं, जिससे दुश्मन को ये क्लियरली पता नहीं चलेगा कि हम एक्चुअली कहाँ से हमारे सैटेलाइट को लॉन्च करने वाले हैं। क्योंकि आमतौर पर अगर इसरो की लॉन्च स्टेशन की बात करें तो दुश्मन इजीली इसका पता लगा सकता है कि इसको श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। और अगर हम इसरो की मदद से किसी भी सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए जाएंगे तो उसको पहले से दुश्मन ट्रैक कर सकता है और मार के गिरा भी सकता है। और इन्हीं सब कारणों की वजह से DRDO की तरफ से प्रोजेक्ट वेदर को डेवलप करने का प्लान किया गया था, जिससे हम आसानी से चुपचाप अपनी सैटेलाइट को ऑर्बिट में प्लेस कर सकते हैं और जब तक दुश्मन को इसका पता चलेगा तब तक काफ़ी देर हो चुका होगा। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।